वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे मार्शल लॉ के बारे में, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी। हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, मार्शल लॉ को लिंक करेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ। प्लस रिसेंटली अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक नेशन, 50 साल में पहली बार ऐसा देखा गया है, इवन लाइक पूरा वर्ल्ड जो है वो इससे शॉक्ड या सरप्राइज में है कि मार्शल लॉ जो है वो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने लगाया। जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है वो मार्शल लॉ लगाने के पीछे दो कारण इंपॉर्टेंट बताए हैं। सबसे पहला नेशनल सिक्योरिटी, कि साउथ कोरिया को जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पर जो है वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो वो एक्टिविटीज़ देखी जा रही है। और सेकंड जो कारण है वो है एंटी नेशनल फोर्सेज विद इन द कंट्री, कि जो कंट्री के अंदर जो एंटी नेशनल फोर्सेज है उनका भी जो है वो एक खतरा बना हुआ है। इन दो कारणों की वजह से मेनली जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया। देन इसके बाद मार्शल लॉ लगाने के बाद जो है वो इम्पीचमेंट की न्यूज़ भी जो है वो साउथ कोरिया से जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जो वो स्प्रेड हो रही है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनकी इम्पीचमेंट की भी जो है वो रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में देखी जा सकती है साउथ कोरिया की। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉलिटी में जो है वो अगर हम बात करें करंट बेस्ड क्वेश्चंस या जितने भी आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़ में रहते हैं उनको जो है वो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसलिए मार्शल लॉ और इससे जुड़े हुए आर्टिकल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मार्शल लॉ के बारे में, प्लस डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी, और साथ में हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट से मार्शल लॉ किस तरह से लिंक करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है मार्शल लॉ के रिगार्डिंग कि मार्शल लॉ जो है वो हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है। इस कंसेप्ट को बोरो किया गया है ब्रिटिश से, यानी कि ब्रिटिशर्स जो है वो भारत में ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एंटी ब्रिटिश जो एक्टिविटीज़ होती थी उनको रोकने के लिए जो है वो मार्शल लॉ लगाते थे। तो वही कंसेप्ट को हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस बोरो किया कि अगर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ कोई हो रही है तो उस केस में जो है वो मार्शल लॉ लगाया जाएगा। या फिर अगर हम बात करें कि जब कोई खतरा आ रहा है, कोई भी जो है वो लाइक हम जो है वो वॉर लाइक कंडीशन फेस कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो है वो मिलिट्री रूल जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन हमारे संविधान में कोई भी ग्राउंड जो है वो मैंशन नहीं है। ये पॉइंट याद रखना है कि हमारे संविधान में ना तो मार्शल लॉ को डिफाइन किया गया है और ना तो हमारे संविधान में कोई भी जो है वो ग्राउंड मेंशन है कि किस ग्राउंड पर जो है वो मार्शल लॉ लगेगा। ये पूरी की पूरी पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, वो डिसाइड करते हैं कब मार्शल लॉ लगाना है कब नहीं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें तो आर्टिकल 34 जहाँ पर जो है वो मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है वो ये है कि आर्टिकल 34 में ये प्रोवाइड करता है कि ये पार्ट थर्ड है। सबसे पहले तो याद रखना पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आर्टिकल 34 मेंशन है और ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है। इसमें ये कहा गया है कि जब भी मार्शल लॉ लगेगा तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हैबियस कॉर्पस एक रिट होती है और ये रिट जो है वो सस्पेंड नहीं होगी जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा। यानी कि अगर हैबियस कॉर्पस के अंदर हमारे पास ये मतलब टू प्रोड्यूस अ बॉडी, यानी कि अगर कोई अरेस्ट होता है तो उस केस में हमारे पास ये बेल का राइट होता है, इवन हमें ये जानने का अधिकार होता है कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया। तो ये हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो सस्पेंड नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम बात करें, जितनी भी पावर है मार्शल लॉ अगर लगता है तो उस केस में पावर जो है वो मिलिट्री के पास जो है वो प्रॉपर पूरी चल जाती है। यहाँ पर जो जो हमारे सिविल कोर्ट है या अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है वो पूरी की पूरी जो है वो टेक ओवर कर लेता है मिलिट्री, और जब तक लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर नहीं हो जाता तब तक जो है वो मिलिट्री रूल रहता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लिंक करते हैं फंडामेंटल राइट्स और मार्शल लॉ के साथ। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे मार्शल लॉ है और नेशनल इमरजेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि मार्शल लॉ सिर्फ और सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करते हैं। सेंटर स्टेट से जो है वो इनका कोई लेना देना नहीं है, सेंटर स्टेट जो रिलेशन होते हैं उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं और सेंटर स्टेट रिलेशंस भी इफेक्ट होते हैं दोनों, तो ये याद रखना है। देन उसके बाद मार्शल लॉ के अगर टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो मार्शल लॉ सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड द ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ, कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको भी सस्पेंड कर देगा और जो ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ है उनको भी सस्पेंड कर देगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में जो हमारी गवर्नमेंट है और जो ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ है वो रेगुलर चलते रहेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कि मार्शल लॉ जो है वो इंपोज किया जाता है टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो यहाँ पर क्लियर ग्राउंड्स मेंशन्ड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन। नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया। और यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देन उसके बाद अगर हम बात करें
मार्शल लॉ जो है वो स्पेसिफिक एरिया पर जो है वो कंट्री के इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो वो सम एरिया यानी कि कुछ एरिया पर और पूरे की पूरी कंट्री पर लगाया जा सकता है। और इसके रिगार्डिंग जब वेस्ट बंगाल में क्लैशेस देखे जा रहे थे, वायलेंस के क्लैशेस, तो वहाँ पर जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाने की बात जो है वो की गई थी और ये न्यूज़ में थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें मार्शल लॉ के रिगार्डिंग कोई भी स्पेशल प्रोविजन हमारे संविधान में मैंशन नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक डिटेल जो है वो डिटेल्ड प्रोविजन जो है वो मेंशन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।